नमस्कार। बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ सीनियर सिटीजन से जिनका रिटायरमेंट के बाद ज्योतिष का जो रुझान है वो अनोखा अकल्पनीय है। चलिए मिलते हैं ब्रह्मदत्त शर्मा जी से। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। शर्मा जी, जैसा हमने उल्लेख किया कि ज्योतिष में आपका जो पकड़ है उस पर तो मैं बात करूंगा ही। मैं चाहूंगा कि आप अपना छोटा सा परिचय दें, कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम ब्रह्मदत्त शर्मा है। मूलतः हम लोग नरसिंहपुर जिले के रहने वाले हैं और मैं मध्य प्रदेश शासन की सेवा में उपसंचालक सामाजिक न्याय के पद पर काम करता रहा हूँ। ज्योतिष मेरा बहुत पुराना विषय है। मैं रिटायर लगभग कब हुए सर? 2016 में रिटायर हुआ। अच्छा, तो उस दौरान भी आपको ज्योतिष से जुड़ाव रहा? जी जी। इसका रुझान आपको कब से आया? ये दरअसल मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और चूँकि मेरी सिक्स सेंस बचपन से ही बड़ी तेज रही, तो मुझे मालूम था कि आज मेरे साथ दुर्घटना होने वाली है। तो मैंने बहुत सारे पंडित से कंसल्ट किया, लेकिन सबने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी है ऐसी। और वो दुर्घटना हुई तो मैं अच्छा। फिर सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा हुआ और मैं समझ भी रहा था, फिर भी बच नहीं पाया इससे। तो फिर मैं थोड़ा ज्योतिष विज्ञान से और ज़्यादा अच्छे अपने तरीके से गहन अध्ययन गहन किया। अध्ययन पे पहुंच गया और फिर मैंने इस पर रिसर्च चालू कर दी जी। कि ज्योतिष विज्ञान वास्तव में मनुष्य के जीवन से किस तरह जुड़ा हुआ रहता है। जी, तो किस तरह का आपको उस वर्किंग के दौरान, चूँकि जब आप काम करते हुए होते हैं तो बहुत सारे मुश्किलें भी अवरोध आते हैं, तो आपका ये शौक निरंतर जारी रहा? हाँ जी, हाँ, मुश्किलों अवरोध आते हैं क्योंकि काम की उस समय जॉब में थे तो व्यस्तता ही बहुत रहती थी। पद भी एक बड़ा जिम्मेवार पद था शासन का, शासन को बड़ी अपेक्षाएं थी और वो मैं पूरी करता रहा लगातार। लेकिन वो ज्योतिष से जुड़ाव इतना ज़्यादा था कि लोग बाग धीरे धीरे एक परिचय क्षेत्र में पहुंच गया था, तो लोग अपने प्रश्न करने आते थे और ज़्यादातर प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते थे। उसमें कुछ न्यायाधीश भी होते थे, जी। आईएएस वगैरह भी होते थे, कुछ राजनीतिक भी होते थे। तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब उन्हें देख के समझाता था और चूंकि वो लॉजिकली बड़े साउंड रहते हैं तो समझना चाहते थे ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ हमारे साथ, या ऐसा जो आप बोल रहे हैं कि आगे होने की संभावना है तो ऐसा क्यों होगा। तो इस तरह के प्रश्न आते रहते, तो उन्हें ज़रा समझाने के लिए पहले खुद को ज्योतिष समझना ज़्यादा जरूरी रहता। तो मैं अध्ययन भी करता था, शोध भी करता था, उस पर देखता रहता था। तो कुछ ऐसी कोई घटना हुई जिसमें आपने बातचीत में बताया था कि बहुत सारे लोगों को आपने पूर्वानुमान के हिसाब से, जी इंट्यूशन के हिसाब से उनका जीवन भी बचाया? हाँ हाँ, मैंने बताया कई बार। हमारी स्वर्गीय डॉक्टर एम गीता, उन्हें भी मैंने ज्योतिष के संबंध में कुछ खास बातें बताई थी जो उनके साथ घटित हुई। तो वो मुझे पूर्व में बता दी हाँ थी? पहले पहले बताया था उन्हें, तो वो बड़ा सम्मान करती थी। एक हमारे जज साहब हैं समीर मिश्रा जी, उनको भी मैं बताता रहता। बहुत सारे जज के प्रत्याशी थे, उनको भी मैंने हॉरोस्कोप देख के बताया कि नहीं आपका जजमेंट जरूर होगा। एक तो मिस्टर यादव जो थे वो हिम्मत हार गए थे, उन्हें लगा कि शायद अब मेरा नहीं होगा, मैं 6-7 बार दे चुका हूँ, अब मेरा होगा नहीं इसमें। तो मैंने उन्हें समझाया नहीं भाई, आपकी इसमें हॉरोस्कोप में योग है जज बनने का, आप एक बार और मेहनत करो, पहले ये देखो कि आप किस विषय पे पिट रहे हैं, कौन से विषय सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहा है। तो उन्होंने कहा मेरा इंग्लिश पोर्शन ज़्यादा वीक जा रहा है, बाकी तो लॉ में तो मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपको जज बनना ही है। तो उन्होंने ध्यान दिया और वो इस समय जज बन गए। शर्मा जी, वर्किंग के दौरान आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही? वर्किंग के दौरान मेरी पोस्टिंग बिलासपुर ज़िले से शुरू हुई थी। बिलासपुर के बाद मैं सागर ज़िले में आया। सागर के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र अपने छतरपुर ज़िले में नौगांव ट्रेनिंग सेंटर पे हुआ। उसके बाद मैं शिवपुरी ज़िले में पदस्थ रहा, वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे भी पदस्थ रहा, डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर भी रहा। इसके बाद जब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आया तो मैं दतिया में था और वहाँ इस से बीच रिटायर हुए? हाँ जी, वहाँ से रिटायर हुआ। इस बीच में मुझे ग्वालियर में भी मौका मिला, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं जी। उनके अधीक्षक के रूप में काम करने का मौका मिला।
अच्छा अच्छा। आपने बातचीत में ये भी बताया था कि आपने कई हजार बेटियों की शादी में उनको सहयोग किया, हाँ वो जी, क्या है? ये हमारे विभाग की योजना थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। जी। तो उसमें हज़ारों विवाह करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और हम हमारे विभाग के द्वारा संचालित किए जाते थे। उसमें जो शासकीय सहायता दी जाती थी हमारे विभाग की तरफ से, वो हम लोग प्रदान करते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे अपनी बेटियों की शादी में करना चाहिए। ये तो बड़ा पुण्य का काम हुआ आपके माध्यम से। जी, जी। हमारा विभाग ही दरअसल में सामाजिक न्याय गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग था। इसमें जो वृद्धजन होते हैं, इन्हें पेंशन देने का काम करना पड़ता था। मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, इनका परीक्षण करा के, इनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के इन्हें मेडिकल बोर्ड के हिसाब से पास करो, इन्हें भी पेंशन देनी पड़ती थी। और बाद में तो किन्नर भी इसमें आ गए थे। अच्छा किन्नरों का भी सर्वे करवाया गया था। जी। तो ज़्यादातर वो तबका जो पीड़ित वर्ग है किसी न किसी रूप में, चाहे वो ईश्वर के यहाँ से हो या समाज से हो, उनके लिए हम लोगों को काम करना पड़ता था। जी। और हम उसमें काम करके पहले तो थोड़ा लगता था कि ये कहाँ फंस गए, लेकिन बाद में एहसास होता था आनंद कि आने लगा। हाँ, बाद में इसलिए एहसास होता था कि ये पुण्य के काम करने का जो मौका आपको मिल रहा है, इसका पैसा अगर गवर्नमेंट दे रही है और आपकी मेहनत से जो वास्तव में पा रहे हैं, तो ये आपकी खुशकिस्मती। सर शर्मा जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। परिवार मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी। क्या है उनका प्रोफाइल? बेटी ने बीए किया था, एमबीए किया था, और दामाद साहब हमारे कमांडेंट आईटीबीपी में, जो इस समय कुल्लू मनाली में पोस्टिंग है उनकी। 2 बेटे हैं मेरे। वो कहाँ है? एक बेटा मेरा वॉक्सवैगन में अपने असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पे है। दूसरा बेटा जो छोटा वाला है वो एरोप्लेन के टायर बनाने की कंपनी है मिशलिन, उसमें सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ आप अपनी जीवन संगिनी को भूल रहे हैं। हाँ नहीं, मेरी जीवन संगिनी को बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। मेरी जीवन संगिनी भी मेरे साथ है। पिछले कई वर्षों से हम लोग साथ में रहते हैं। आपस में कई बार थोड़ी तू मैं भी हो जाती है, लेकिन जो प्यार शुरुआती दिनों में था, उनका क्या उससे मैं प्रोफाइल है, आज क्या भी करती वैसे हैं महसूस वो? करता हूँ। उनका क्या प्रोफाइल है? उनका प्रोफाइल ये है कि बेचारा एक अच्छी जीवन साथी हैं, और जिसे यूँ बोला जाए कि हमने उन्हें कभी ना थकते हुए देखा है, न कभी परेशान होते हुए देखा है। क्या नाम है और उनका? बड़ा सब्र है उनमें। गीता शर्मा, पहले गीता शुक्ला थी, गीता शर्मा के नाम पर। वो सोशल विंग से भी जुड़ी। हाँ, सोशल मीडिया से भी जुड़ी। आमतौर पर देखा गया है कि ज्योतिष का संबंध कुंडली से होता है। जी। तो क्या आप मानते हैं कि बिना कुंडली के किसी का भविष्य नहीं बताया जा सकता? नहीं, क्यों नहीं बताया जा सकता। जब इस क्षेत्र में महारत हासिल हो जाती है, तो हस्तरेखा से भी कुंडली बनाई जा सकती है, और साथ में प्रश्न कुंडली भी एक होती है। जो आप प्रश्न करेंगे उसी समय के हिसाब से कुंडली, उसी जो लग्न बनाते हुए कुंडली बनाई जाती है। उसमें कौन सा ग्रह आपका कैसे आ रहा है, उससे भी जवाब ज्योतिष में दिया जाता है। क्या आप मानते हैं कि ग्रह हमारी किस्मत भी बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इसलिए मानता हूँ मैं, क्योंकि आपके शरीर में लगभग 72% जल होता है। जल में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, जो ग्रहों की गति या उनके जो एनुअल मूवमेंट होता है, वो आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा, इसको ज्योतिष देखता है। मूलतः ये मान लें कि अपन सूर्य की रश्मियों का एक जो विज्ञान होता है, उसे अपन ज्योतिष विज्ञान भी बोल सकते हैं। चूंकि आपने खुद लव मैरिज की है, जी जी। तो मेरा सवाल उससे जुड़ता है, क्या लव मैरिज और अरेंज मैरिज ग्रहों से पता चल जाता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पता लगता है। इसमें क्या होता है कि जिनके लव मैरिज के योग होते हैं विवाह में, अक्सर क्या होता है कि उनका तृतीय और सप्तम भाव, तीसरे घर और सातवें घर का आपस में संबंध होता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, या सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो जाए, ऐसी स्थिति में सामान्यतः प्रेम विवाह होता ही है लोगों का। और दूसरी स्थिति इसमें बनती है जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, या दोनों कहीं साथ में युति बना रहे, तो भी प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। तीसरी स्थिति में एक प्रेम विवाह वो भी होता है, अगर शुक्र मंगल आदमी के लग्न में बैठ जाए, तो वो थोड़ा काम क्षेत्र से मतलब कामुक बना देता है आदमी को। तो ऐसी स्थिति में भी आदमी प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर हो जाता है। लेकिन अक्सर देखा गया कि ऐसे प्रेम विवाह जो शुक्र मंगल के कारण होते हैं, वो
उसमें कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा आती है, तो प्रेम विवाह ज़्यादातर सफल होते नहीं। अगर किसी को अपने जन्म का समय ही नहीं पता, जी तो क्या उसकी कुंडली बनाई जा सकती है? हाँ, बनाई जा सकती है। कुछ ऐसे विज्ञान भी हैं, हालांकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं हूँ, लेकिन दतिया में एक मिस्टर नौगरैया जी थे, जो उनका इन देहावसान हो गया है, वो आपकी हस्तरेखा देख के आपकी कुंडली बना दिया करते थे। मैंने स्वयं भी परीक्षण करा के देखा, वो हस्तरेखा देख के कुंडली बना देते थे। इसके संदर्भ में कुछ जुड़े हुए शास्त्र भी मौजूद हैं, जिनका अध्ययन करके या जिन पे अगर सही दिशा में कोई अच्छी गाइडलाइन मिले, तो आप बिना जन्म समय के भी आदमी की कुंडली बना सकते आमतौर पे देखा गया है कि ज्योतिषाचार्य से जब लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो बहुत सारा उपाय उपचार बताते हैं, हैं। जी जिसमें धन की सहभागिता दिखती है। जी क्या आप मानते हैं कि बिना धन के भी इस काम को किया जा सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। दरअसल उनकी भी गलती नहीं। होता क्या है कि आदमी जब धन देता है ना, धन देकर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करता है, मिलता है, तो जब उसका पैसा थोड़ा बहुत खर्च होता है, तो उसकी रुचि उन उपायों को करने में ज़्यादा जुड़ जाती है, और साथ ही वो जो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बताया गया उपाय है वो मान लेता है। अगर एस्ट्रोलॉजर उनको फ्री में ही वैसे ही देख के बता देते हैं, जैसे मैं करता रहा अक्सर ज़िंदगी में, तो लोग बाग अक्सर उन बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मोरे नंदन, वैसी स्थिति है। घिस लिया, फिर पता लगा थोड़ी देर बाद धो लिया। तो वो एक मूल्य अगर वो चुकाते हैं, मूल्य उनकी चुकाते हैं तो मानसिकता में उनकी मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च किए। इसलिए अगर वो ऐसा करते हैं तो उसमें बुराई नहीं है कुछ। जी। ये भी ज्ञान है, और एक बड़ा गंभीर विज्ञान है। मतलब इस पे अध्ययन ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे मुझे खुद ही 40 साल हो गए इस पे लगभग। आमतौर पे ये कहा जाता है कि शनि लोगों को परेशान करता है या बहुत खतरनाक है। जी आप ज्योतिष के आधार पर उसको किस तरह लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और सामान्यतः क्या होता है, शनि जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह तो थोड़ा बढ़ाते भी हैं उसको, लेकिन अगर वो जहाँ जहाँ मतलब उनकी दृष्टि जाती है, 30 घर में जाती है, 7वें घर में और 10वें घर में जाती, तो उनकी दृष्टि बड़ी घातक होती है। जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है, सामान्यतः मैंने अपने ज्योतिष के अनुभव में देखा है कि उस स्थान की हानि जरूर होती है। अगर वो स्थान विपरीत राशियों का पड़ गया है तो फिर कुछ ज़्यादा ही हानि हो जाती है। मतलब शनि से सावधान रहने की सख्त बिल्कुल जरूरत बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। अगर आप के कुंडली में शनि खराब बैठा हुआ है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके उसका सही सटीक निदान कराएं और उपाय करें, और बहुत खराब स्थिति होने में इसका जाप कराना ही उचित होता है। शर्मा जी, ज्योतिष से लोगों को सटीक सीख क्या लेनी चाहिए? क्योंकि ज्योतिष को बहुत सारे लोग हास्यास्पद भी लेते हैं और उस पर संदेह भी करते हैं। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक बात है। होता क्या है, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि इतनी दूरी पे ग्रह और नक्षत्र होते हैं कि उनका प्रभाव एक आम आदमी पे क्या पड़ेगा, ये प्रश्न अक्सर उनके दिमाग में आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा या सूर्य की गति जी। जब होती है तो उनमें समुद्र तक का पानी में उथल, जी। और वही जल आपके शरीर में भी है 72%। तो ग्रहों से आपका शरीर का जल भी प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कि चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण पड़ता है तो लोग बोलते हैं कि बाहर मत निकलना है, बहुत सारी सूतक लग गया। सूतक लग गया, बड़ी बहुत सारी मान्यताएं रहती हैं, और लोग आज भी उनको मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं उन्हें कई बार हानि भी उठानी पड़ती है। तो जब वो उतनी दूर सूर्य पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का धरती के मानव प्रभाव पड़ता, तो ज्योतिष का तो जरूर पड़ता ही होगा। जब में क्या भगवान पे विश्वास ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ग्रहों पर? ये देखिए, हम बताएं, ईश्वर तो सर्वोपरि है। जो जितने नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, सब उसी की एक रचना है। तो भगवान तो भगवान ही होते हैं। उनकी किसी भी शास्त्र, किसी भी ज्ञान, किसी भी अन्य विषय से कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन ज्योतिष भी अब उन्हीं का ही एक ज्ञान है, और उनसे ही जुड़ा हुआ एक विषय है, क्योंकि अध्यात्म और ज्योतिष का बड़ा गहरा संबंध है। अगर आपके ग्रह खराब हैं और आप जीवन में अच्छे काम कर रहे हैं,
तो सामान्यतः आपके ग्रह जो हैं आप पे बुरा प्रभाव नहीं डालते, या डालते भी हैं तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो उन ग्रहों के उपचारों में सामान्यतः जो अच्छी बात आती है कि माता पिता के पैर छुएं, दादा दादी के पैर छुएं, गरीबों को भोजन कराएं, प्यासों को पानी पिलवाएं, पशु पक्षियों को दाना डालें। तो जो अच्छे काम है वो कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, ग्रहों के उपाय में जो आते हैं। पशुओं को चारा खिलाएं हरा, तो इनका ईश्वर से ही सीधा संबंध है, ईश्वर की प्रकृति से संबंध है। और ज्योतिष भी उसी की एक शाखा है, जी ईश्वर की एक शाखा है। जी तो अपन उसका एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो सर्वोपरि है। जी। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशि कौन सी होती सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशि के बारे में एकदम से कहना ठीक नहीं है। सभी राशियाँ अपने आप में भाग्यशाली होती हैं। होता क्या है कि अगर आपकी राशि में ग्रह आपके बलवान है तो आप किसी भी राशि के हो वो आपको अच्छे फल देंगे। और अगर आपके उस राशि में ग्रह बहुत कमज़ोर हैं, खराब हैं, तो आपको अच्छे फल नहीं देंगे। तो अगर अपन पर्टिकुलर बोलें कि नहीं मेष राशि बहुत अच्छी होती है, या वैसे सामान्यतः देखा गया कि गुरु की बृहस्पति की जो राशियाँ होती हैं वो थोड़ी इसलिए ठीक होती हैं कि बृहस्पति जिनमें प्रधानता होती है वो लोग अच्छे कामों से जुड़े हुए होते हैं। है? अब मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी नज़र में सबसे मेहनती राशि कौन सी है? सबसे मेहनती राशि में अपन बोलेंगे तो मंगल की जो राशि होती है मेष राशि, वो मंगल चूँकि एक मेहनत का एक सेनापति ग्रह है माना जाता है ज्योतिष में। तो मंगल प्रधान वाले लोग बहुत मेहनती और संघर्षशील और डट के मुकाबला करने वालों में से एक होते हैं। और सामान्यतः देखने में आया कि अगर मान लो महिला मांगलिक है तो वो उसे देखने के लिए कुंडली की आवश्यकता नहीं होती। हम देखेंगे कि जो मांगलिक महिला होगी उसकी कभी बीच से मांग नहीं निकलती। अच्छा, ये भी एक पहचान मैं आपको बता रहा हूँ ज्योतिष की, कि ज्योतिष का आपसे कैसा संबंध है। अगर आप मांगलिक, निकट का संबंध। आप कितना ज़्यादा निकट संबंध है कि अगर ग्रह वैसे बैठे हुए हैं तो वो आपके व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपने देखा और ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं इनमें ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि बीच से मांग कम आती है, उसमें ज़्यादातर लोग मांगलिक रहते हैं। ऐसी कौन सी राशि है जो बहुत रोमांटिक मूड की होती है? हाँ, बड़ी सीधी सी बात है साहब के रोमांटिक मूड में जो शुक्र की राशियाँ होती हैं, क्योंकि शुक्र हमारे काम से जुड़ा हुआ वो है, तो शुक्र की जो राशियाँ वृष और तुला राशि है, ये सामान्यतः शुक्र प्रधान लोगों की जो राशियाँ रहती हैं, उनका शुक्र भी लग्न से संबंध बनाता है और ज़्यादा प्रभावी होकर बैठता है। तो ऐसे लोग बहुत शौकीन और रोमांटिक मूड के होते हैं। और सामान्यतः ऐसे लोगों को मतलब प्रेम शब्द की सही मायने समझ में आ जाते हैं। वो प्रेम में जीते हैं। हाँ जी, प्रेम में जीना हमें इस समय कोई गुनाह भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप प्रेम में हैं तो ईश्वर आपके साथ है। बहुत सारे लोग गुस्सैल होते हैं, जी, तो गुस्सैल वालों की राशि के बारे में विवेचना कीजिए। कौन सी राशि होती है जो बहुत गुस्सैल साबित होती है आपकी नज़र में? गुस्सैल राशियों में तो मंगल की राशि ही होती है। मंगल चूँकि एक अग्नि ग्रह है और सूर्य वाली भी गुस्सैल राशियाँ होती हैं। अगर सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है या आपकी मेष राशि है तो ये क्रोध वाली राशि है, क्योंकि दोनों अग्नि ग्रह हैं और अग्नि से जुड़े हुए विषय रहते हैं। और सामान्यतः जो जैसे मान लीजिए मंगल उनके लग्न में बैठ जाए या सूर्य लग्न में आ जाए तो वो एक क्रोध का कारण उनके बन जाता है ना। और मंगली ग्रह वालों की एक और पहचान हो जाती है, जैसे मंगल आपकी लग्न में आके बैठ जाएगा तो सामान्यतः देखने में आता है कि उनके मुंह में 32 दांत होते हैं। अच्छा अच्छा। और उन्हें कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अगर वो कटु वचन बोलेंगे तो वो 32 दांत के कारण उनकी बातें कई बार सत्य भी हो जाती हैं, जो बाद में उनके को एक आंतरिक बोध कराती हैं कि उन्होंने जो कहा शायद ठीक नहीं था। शर्मा जी, अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। आधुनिक दौर को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसको अगर पूछा जाए तो ऐसी कौन सी राशि है जो धन कमाने की साधक होती है? धन कमाने के साधक तो जो आपकी लग्न के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी लग्न में आपके कर्म क्षेत्र का ग्रह कौन सा है। मान लीजिए आपकी मेष लग्न तो आपका कारक ग्रह जो होगा वो शनि होगा, और आपकी वृष लग्न है तो उसमें शनि और गुरु हो जाएंगे। तो अलग अलग लग्नों के हिसाब से वो क्या होता
कि आपके कर्म क्षेत्र का मालिक कौन सा ग्रह है, वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ रहता है। और आपको कौन सी जीविका करनी है, ये आपके नक्षत्र और कर्म क्षेत्र के मालिक के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप उसको गौर से देखा जाए और अगर तरीके से समझा जाए तो ये बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति इस जीविका में जाएगा, ये मेडिकल साइंस में जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा या फिल्म अभिनय के क्षेत्र में जाएगा। तो ये सब बातें उसमें प्रेडिक्ट की जा सकती एक और दिलचस्प सवाल आपसे जी। कि ऐसी कौन सी राशि होती है जिनके जो अपने जीवन साथी को बहुत खुश रखते हैं? सामान्यतः देखने में आया कि कर्क और वृष राशि वाले, अगर उनका शुक्र अच्छा बैठा है, चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है, तो अपने जीवन साथी को पूरा खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा शांत मिजाज होता है। कर्क एक चंद्रमा की राशि है और वृष राशि का मालिक शुक्र होता है, तो अपने जीवन साथी का बड़ा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सामान्यतः देखने में आता है कि अक्सर क्या होता है कि जो आपका जीवन साथी होता है उसकी राशि आपके मार्केट की राशि होती है। अच्छा। तो वो आपके मारक ग्रह से जुड़ा हुआ कारक होता है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि अगर मान लो वो आपकी वृष राशि हुई, आप जीवन साथी के लिए बहुत अच्छे हुए, तो आपकी पत्नी मंगल प्रधान हो जाएगी, तो वो थोड़ी तेज तर्राट हो जाएगी, गुस्सैल हो जाएंगे। गुस्सैल हो जाएगी। तो वो दोनों बातें मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि साहब अपन किसी राशि विशेष से ऐसा जान सकते हैं। ये कुंडली के ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है कि अगर अपन को सही बात बोलनी, मन बहलाने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आपको सही रूप से देखना है कि कौन का वैवाहिक जीवन कैसे होगा, या जीवन साथी कौन ज़्यादा ठीक रहेगा, तो उसके लिए पूरी कुंडली का विस्तार से देखा जाना आवश्यक उसका है। शोध होना चाहिए। शर्मा जी, चलते चलते मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर आपको देश के नौजवानों को, युवाओं को अगर कोई संदेश देना हो ज्योतिष की तरफ से, जी तो आप क्या कहना चाहेंगे जिससे उनको प्रेरणा मिले? जी, मैं बड़ा सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ज्योतिष मतलब जो जीवन के श्रेष्ठ कार्य हैं वो ज्योतिष से जुड़े हुए रहे। जैसे अगर आप पिता के पैर छूते हैं तो अगर आपका सूर्य कुंडली में खराब है तो वो ठीक रहेगा। अगर आप माता के पैर छूते हैं तो आपका चंद्रमा का यदि खराब है तो चंद्रमा आपका अच्छे फल देने लगेगा। अगर आप पत्नी का सम्मान करते हैं तो शुक्र आपका अच्छा फल देने लगेगा। अगर आप पशुओं को हरा चारा खिलाते हैं या कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं तो बुध आपका अच्छा साथ देने लगा। इसी प्रकार अगर आप विधवा महिलाओं की सेवा करते हैं या विधवा महिलाओं का सम्मान करके उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो राहु आपकी कुंडली में खराब भी हो तो अच्छे फल देने लगेगा। इसी प्रकार केतु भी होता है। केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है और आप चींटियों को भोजन करा रहे हैं, आवारा कुत्तों को भोजन कराते हैं, तो वो केतु आपकी ज़िंदगी में अच्छे फल देने लगेगा। जी। तो ज़्यादातर ग्रह कहीं ना कहीं समाज के अच्छे कामों से जुड़े हुए हैं। जी। तो मैं सिर्फ एक बात सारे अपने जो श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उनको सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, अगर आप ज़िंदगी में अच्छे काम करते हैं तो आपके ग्रह खुद ब खुद अच्छे होने लगते हैं और आपको तमाम मुसीबतों से बचाने का काम करते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान भी एक नैतिक विज्ञान से मतलब मॉरल आपकी ड्यूटी से जुड़ा हुआ विज्ञान है। और मेरा आखिरी संदेश यही है कि अगर आप अपने आदर्शों को समाज के क्षेत्र में, माता पिता के क्षेत्र में, भाई बहनों के क्षेत्र में, मित्रों के क्षेत्र में या किसी भी अन्य क्षेत्र जो आपसे जुड़ा हुआ है उसमें अच्छे काम करते हैं तो ज्योतिष अपने आप आपके साथ चलने लगेगा और आपके ग्रह आपको तमाम मुसीबतों से बचाते रहेंगे। शर्मा जी, एक सवाल और मेरा, जी। चूँकि आज की पीढ़ी रोजगार के संदर्भ में बहुत पीड़ित है, परेशान है, जी। क्या युवा पीढ़ी ज्योतिष को रोजगार से जोड़कर जुड़ सकती है? हाँ जरूर, क्यों नहीं जुड़ सकती। देखिए आप जीविकोपार्जन, हाँ जीविकोपार्जन के लिए जुड़ सकती है कि अगर आप बहुत नॉमिनल चार्ज भी लेंगे तो ज्योतिष में आप सीख के ज्योतिष और अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सम्मान के साथ आपको धन भी प्राप्त होता है और धन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों का शोषण करके लेना चाहते हैं या एक सात्विक तरीके से धनोपार्जन करना चाहते हैं तो आप ज्योतिष से धन का अर्जन भी कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए भी कई काम होते हैं, जैसे नग वगैरह का व्यवसाय होता है, उसमें भी आपको मार्जिन रहता है। अगर आप 10% या 30% तक भी मार्जिन लेंगे तो आपको एक शहर के सबसे अच्छे और ईमानदार
नग विक्रेता के रूप में झांका जाएगा। अच्छा। तो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि आपको कई तरह के रोजगार भी उपलब्ध करा सकता है। जी शर्मा जी, अगर कोई आपसे मशवरा लेना चाहे, आपके पास आना चाहे, तो कैसे पहुँचे? क्योंकि लाभ पहुँचाने के लिए आपका संपर्क सूत्र होना बहुत ज़रूरी है। जी मेरा एक ही नंबर है 9140897733, जो आप इसमें समावेशित कर सकते हैं, वो संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है? व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी मिल सकता है। लेकिन ज्योतिष में सामान्यता क्या होता है कि कई बार दिखा गया कि जो जातक होता है वो उसकी कुंडली उससे मैच नहीं करती, तो या तो उसका समय गलत होता है या कोई वो, तो जातक यदि सामने हो और उसकी कुंडली बना के देखी जाती है तो ये आभास हो जाता है बहुत अच्छी तरह कि जिस जातक की कुंडली हम देख रहे हैं वो वही जातक है जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं। कई बार मेरे अनुभव में ऐसा भी आया है कि जातक और उसकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, तो हमने उस पर शंका की, फिर बाद में पता लगा था वो जो कुंडली उनकी बनी थी वो गलत थी और उन्हें अपना सही समय खुद भी नहीं मालूम था। जब उन्हें अपना सही समय अस्पताल से निकलवा की कोशिश की तो उनकी कुंडली सही हो गई। तो अगर जातक सामने आके प्रश्न करता है तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, ज़्यादा लाभदायक साबित हो, क्योंकि अगर आप अपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई शॉर्टकट ना तलाशे तो अच्छा। तो ये थे ब्रह्मदत्त शर्मा जी, जो अपनी ज्योतिष की यात्रा को बड़ा मनोपूर्ण तरीके से, सहज तरीके से बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। शर्मा जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हार्दिक धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।